अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। 11 नवंबर 1974 की रात नवाब अहमद कसूरी साहब को FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वालों ने उस वक़्त कत्ल कर दिया जब वो लाहौर में एक शादी अटेंड करके अपने घर वापस जा रहे थे। इस कत्ल की जो FIR दर्ज कराई गई उसमें उस वक़्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिखवाया गया। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक लंबी दास्तान है। पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सदर मुमलिकत ने उनकी सज़ाए मौत को मेंटेन किया। इस सज़ा के ख़िलाफ़, इस जुडिशल मर्डर के ख़िलाफ़ आसिफ अली ज़रदारी साहब जब वो सदर मुमलिकत थे उन्होंने एक रेफरेंस फ़ाइल किया था और उस रेफरेंस की कुछ समाअत उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, मगर उसके बाद 11 साल तक खामोशी रही। आज सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी से मुतल्लिक़ उस सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई जो तकरीबन 11 साल के बाद हुई। आज उस समाअत में आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो के अलावा अहमद रज़ा कसूरी जो कि पटिशनर भी थे उस केस में, वो भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस केस को बराह रास्त दिखाने की पटिशन भी मंजूर कर दी और इस केस में अहमद रज़ा कसूरी साहब ने भी एक दरख्वास्त दी थी कि उन्हें भी सुना जाए, जो कि एक अच्छी बात है। कल को उनकी आने वाली नस्लें ये नहीं कह सकेंगी कि उनको नहीं सुना गया। अहमद रज़ा कसूरी साहब बड़े वाइब्रेंट आदमी हैं और आउटस्पोकन हैं और वो मेरा ख़्याल है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उधर रखेंगे और ये रेफरेंस अब सुनने के काबिल होगा, देखने के काबिल होगा। बहरहाल चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या ख़बरें हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो उनको फांसी दी गई थी उसका रेफरेंस फाइल हुआ था 2019 में और जस्टिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो कि डिटरमिन किया जाए कि उनको ये जो फांसी दी गई थी ठीक ही थी या नहीं। तो उसको उसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था सदर मुमलिकत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास, इफ्तिखार चौधरी के पास, जिन्होंने, वो भी बलूचिस्तान से कोटा थे, उन्होंने उस वक्त हेयरिंग शुरू की थी, कुछ हेयरिंग्स की थी, फिर उसके बाद उन्होंने हेयरिंग वो नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये केस अब जस्टिस कादी फायज ईसा ने एक लार्जर बेंच बना के, 9 रुकनी बेंच बना के, जो बड़ा अहम केसेस में होता है, 9 रुकनी बेंच बना के उसकी हेयरिंग शुरू की। और जैसी हेयरिंग होने लगी तो कल बिलावल साहब ने इसमें एक फर्दर अपील फाइल कर दी कि इसको टीवी पे लाइव दिखाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया कि बजाय PTV पे लाइव करने के उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उनके अपने अंदर सुप्रीम कोर्ट के कैमरे लगे हुए, उसके ऊपर लाइव ऑडियो के साथ को दिखाना शुरू कर दिया, जो मॉर्निंग में ही आज शुरू हो गया हेयरिंग। और उसमें मुख्तलिफ कैमरों के साथ वो दिखाते गए। गलती से एक ये हुआ कि एक कैमरा जो है ना खाली सीटों पर लगा रहा, तो लोगों ने समझा कोई बैठा ही नहीं, कोई आया ही नहीं है। तो बाद में पीछे गौर से देखा गया तो उसमें फिर आसिफ ज़रदारी साहब, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब सारे बैठे हुए थे। तो बहरहाल हेयरिंग हुई और उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों को अदालत का मुआवन के लिए भी रिक्वेस्ट की। फिर अहमद रज़ा कसूरी जिन्होंने एक्चुअली FIR लॉन्च की थी और जिनकी FIR के ऊपर ये डिसीजन हुआ था कि उनके वालिद को भुट्टो साहब ने जो है वो मर्डर करवाया है, तो वो भी कोर्ट में आ गए। तो काफ़ी प्रोसीडिंग शुरू हुई और जो चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि जनवरी में हम इसकी हेयरिंग करेंगे। पहले तो ये देखा जाएगा कि ये हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, फिर अगर सुनते हैं तो फिर हम इसको जनवरी में जाके हम जो है इसकी डे टू डे हेयरिंग होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर डेली इसको हेयर किया जाएगा कि इसको केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिटरमिन करना कि वाकई अगर ये हो जाता है तो ये पॉलिटिकल मर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस स्टेज पे जब इलेक्शन है और पार्टी इसका ह्यूज बेनिफिट ले सकती है, क्योंकि हिस्ट्री को रीराइट करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था और किसने ये किस बुनियाद पे ये किया था। अगर ये रीराइट किया जाता है इस वक्त के सिनेरियो में, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये इररिलेवेंट हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसीजन इस वक्त इररिलेवेंट है। भुट्टो साहब की
جو سزائے موت تھی اگر وہ اس وقت ریلیونسی کریٹ کرتی ہے اور ہم یہ مان جاتے ہیں جیسے آج کل بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے پھانسیاں دینا شروع کر دی ہیں اس وقت کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو، جو آف کورس ان کا انٹرنل ڈیسیژن ہے، کوئی بہت اچھی عقل مندانہ وہ رائے نہیں انڈیا کو اپیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں یہ اگر ڈٹرمن کر لیا جاتا ہے تو پارٹی اس سے اس وقت بہت زیادہ نہ صرف پولیٹیکل مائلیج گین کر سکتی ہے، نمبر ایک، نمبر دو، ہسٹری کو ری رائٹ کرنا اور اس چیز کو پراپرلی لوگوں کو سمجھانا کہ واقعی یہ زیادتی ہوئی تھی، یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اہم ہوگا بھی. تو یہ آج کا ہیئرنگ تھی اور امپورٹنٹ یہ ہیئرنگ تھی. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، سپریم کورٹ میں اس کے اپنے ہی متنازع فیصلے کے خلاف یہ جو سماعت ہوگی، یہ سماعت بہت امپورٹنٹ ہوگی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں. ایک ایسا فیصلہ جس میں سپریم کورٹ نے ایک سابق وزیر اعظم کے جوڈیشل مرڈر میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور اپنی ساکھ پر ایک دھبا لگایا جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتا. ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی. اس فیصلے کے بعد پاکستان میں سپریم کورٹ سے کبھی کسی کو انصاف نہیں مل سکا. مرد مومن، مرد حق نے جوڈیشری میں کرپٹ عناصر کا جو بیج بویا، اس کی فصل ہم آج بھی کاٹ رہے ہیں. کیا ہم اس کیس کے سننے کے بعد ہم امید کر سکیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان پر جھوٹے کیس بنائے گئے، ان کو اسی سپریم کورٹ نے غلط سزائیں دیں اور آج وہی سپریم کورٹ ان کو ہر کیس سے بری کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب آج بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان پر غلط کیسز بنائے گئے ہیں، یہی عدالتیں، یہی جوڈیشری ان پر کیسز سن رہی ہے، اور جب وہ 3 یا 4 سال بعد یا جب بھی وہ باہر آئیں گے تو کیا ان کو بھی انہی کیسز سے اسی طریقے سے بری کر دیا جائے گا جیسے میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے؟ یہ ایک مذاق ہے، یہ جوڈیشری ایک مذاق ہے، یہ سپریم کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ سب لوگ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہیں. یہ ایک ایسا تھپڑ ہے جو ہر غریب آدمی کے منہ پر ہر روز لگتا ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.